प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 मापन एवं उसकी पद्धतियाँ का पूरा अध्ययन करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि हमने आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का पूरा कोर्स वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक प्रयास शुरू किया है। उसी सीरीज में यह दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, मापन की विभिन्न पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, और भी बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं सभी इस वीडियो में समाहित हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। और हाँ, एक बात और कि अपने दोस्तों तक प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी का भला हो और सभी निःशुल्क अपने घर में ही बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थी, इतना तो आप सहयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यह जानना आवश्यक होगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती हैं। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब किन्हें मापा जा सकता है? लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, है ना, ताप को, और वेग, चाल, त्वरण। तो ये सब कौन सी राशियाँ? भौतिक राशियाँ हैं। तो भौतिक राशियाँ होती कितने प्रकार की ये जान लेते हैं। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो जानते हैं सबसे पहले कि मूल राशि किसे कहते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि मूल राशियाँ उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 7 प्रकार की होती हैं। ये 7 है, मतलब, है ना। कौन कौन सी 7 हैं मूल राशियाँ? पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठवां विद्युत धारा और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो ये कौन सी राशियाँ हैं? मूल राशियाँ। कितनी हुई ये? 7। अब व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भौतिक राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब ये कितनी होती हैं? ये तो भाई बहुत सारी होती हैं, है ना। इनको अपन कह नहीं सकते कि कितनी है, क्योंकि अपन जैसे अपने निकाला चाल, तो चाल बराबर क्या हुआ? दूरी बटे समय। तो चाल कौन सी राशि है? चाल है व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि चाल बनी काय से? चाल का सूत्र हुआ ना दूरी बटे समय। तो दूरी को नापने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? लंबाई को नापना और समय को नापना पड़ेगा। तो चाल दो राशियों से मिलकर के बनी ना। कौन कौन सी? लंबाई और समय से मिलकर के बनी। तो चाल कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियाँ बहुत सारी होती हैं। अभी अपन इस अध्याय में आगे चल करके देखेंगे। अब बार बात आती है मापन की। तो अब जाने लेते हैं कि मापन क्या है। तो अगला प्रश्न बनता है कि मापन क्या है और मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भाई मापन यानी मापना, यानी किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। यानी मापन करना यानी एक प्रकार से तुलना करना। किससे तुलना करना? एक नियत मानक राशि से तुलना करना। फिर से परिभाषा, किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन। अब बात फिर आ रही कि ज्ञात नियत राशि से तुलना करना। तो ज्ञात नियत राशि क्या है? ज्ञात नियत राशि ही तो मानक राशि, जो ज्ञात नियत राशि मानक राशि जो अपन लेते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक।
तो यहाँ मात्रक की परिभाषा भी निकल कर के आ रही है कि इस मानक राशि को ही हम मात्रक कहते हैं, है ना। इस प्रकार मात्रक को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि मात्रक एक नियत परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने एक लंबाई को नापने के लिए एक राशि ली सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर यहाँ पर मात्रक हो गया। अब हमने कोई भी छड़ ले ली, उसकी लंबाई हमने कहा 15 सेंटीमीटर है ना। तो हमने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से लंबाई को व्यक्त किया। ऐसा नहीं हो सकता, अपन ऐसा नहीं कर सकते कि सेंटीमीटर से किलोग्राम को नाप लें, है ना। तो इसलिए मात्रक की परिभाषा में कहा गया कि मात्रक एक नियत परिमाण की वह राशि है जिससे उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मापन की आवश्यकता की। देखिए, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी भी भौतिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं किसी वस्तु को देख करके कि जब दो वस्तु रहेंगी तो कौन किससे बड़ी है ना, कौन वस्तु बड़ी है। दो वस्तु रहेंगी तो बता सकते हैं हम उठा करके, महसूस करके कि कौन वस्तु भारी है, पर ये नहीं बता सकते हैं कि कितनी है, इस वस्तु का वजन कितना है। ये हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं फिक्स बता सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा, है ना। तो यानी किसी मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि किसी भौतिक राशि के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में मापन विज्ञान की जड़ है, ठीक है ना। अब यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि किसी भौतिक राशि को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो बातें जाननी आवश्यक होती है। पहला, मात्रक, ये क्या है, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है ना। मात्रक यानी जिसमें वह भौतिक राशि को अपन को मापना है, वो मात्रक कहलाए। और फिर संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या बताता है, संख्यात्मक मान यह बताता है कि उक्त मात्रक, उक्त यानी जो अपन ने लिया है, उक्त मात्रक उस भौतिक राशि में कितने बार शामिल है। जैसे हमने एक पेन की लंबाई को नापा तो वो आ गई 7 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ कि पेन की लंबाई जब हम नापे तो जो मात्रक लिए हमने सेंटीमीटर, वो कितनी बार आया, 7 बार आया, 7 बार शामिल हुआ। ये तो 7 क्या कहलाया, संख्यात्मक मान, और सेंटीमीटर क्या कहलाया, मात्रात्मक मान। यहाँ यह बात जानना आपको जरूरी है कि मात्रक जितना छोटा होगा संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होगा, तथा मात्रक जितना बड़ा होगा संख्यात्मक मान उतना ही छोटा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमने कहा एक छड़ की लंबाई 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर है। अभी हमने मात्रक क्या लिया, मीटर। अब मीटर को हम मीटर से छोटा मात्रक ले लें, सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे उस छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर मात्रक हमने छोटा कर दिया ना, तो जो संख्यात्मक मान 1 था वो अब कितना हो गया, 100 हो गया ना। ठीक है, तो यही बात आपको जानना जरूरी है। अब जाने लेते हैं कि एक अच्छे मात्रक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। अच्छे मात्रक की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है कि वह सुपरिभाषित हो, है ना। मतलब स्पष्ट हो कि कितना, जैसे हमने कहते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर यानी कितना, यानी परिभाषित हो, सब जगह उसका अर्थ निकाला जा सके। दूसरा, वह उचित आकार का हो, अर्थात उसका आकार ना तो बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो। ठीक है, एक उदाहरण से हम समझाना चाहते हैं आपको। जैसे हमने कहा कि 2 स्थान है, एक आपका मतलब कोई सा स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी, जहां आपका दोस्त रहता है। दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, कितनी, 1 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, आप कोई थर्ड व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपका दोस्त आपसे आपके घर से कितने दूर रहता है, तो आप 1 किलोमीटर बोलेंगे तो समझ गया। लेकिन अगर उसी को बोलेंगे 1000
और फिर धीरे से बोलेंगे मीटर, तो वो 1000 बस सुनकर कि घबरा नहीं जाएगा कि कितना ज़्यादा हो गया है ना। तो वही बात है ना कि जितनी दूरी हो उसी के हिसाब से अपन को मात्रक का चयन करना चाहिए। जैसे अपन पढ़ेंगे ना, बड़ी बड़ी दूरी नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो 2 पॉइंट हुए। पहला, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरा, वह उचित आकार का होना चाहिए, है ना तो बहुत बड़ा ना तो छोटा। फिर तीसरा, समय और स्थान के साथ उसमें परिवर्तन ना हो, है ना। और चौथा, भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब आदि से वह अप्रभावित हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह सर्वमान्य हो, यानी सभी लोग उसको स्वीकारें, सभी जगह वह मान्य हो। ठीक है। फिर छठवा, वह सभी स्थानों पर आसानी से पुनर्उत्पादित करने योग्य हो। अब इसका आशय हम आपको समझा दें। जैसे लंबाई के मापने का एक उपकरण मात्रक हुआ मीटर, है ना। आप कपड़ा खरीदने गए तो दुकान में वहाँ पर कपड़ा नापता है ना, 1 मीटर की छड़ जैसे होती है उससे 1 मीटर नाप लिया, है ना। अगर माना कि जहाँ आप रहते वहाँ पर एक ही छड़ होती, अब क्या होता, आप कपड़ा खरीदने जाते तो लाइन लगाना पड़ता ना कपड़ा नापने के लिए, एक छड़ होती, ये उसी से नाप रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उसका पुनर्उत्पादन आसानी से किया जा सके, जितनी ज़रूरत हो, जहाँ आवश्यकता हो वह उपलब्ध हो सके, है ना, तो उसका पुनर्उत्पादन करने योग्य हो। तो ये बातें हुई अच्छे मात्रक की विशेषता। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा आप जानते हैं कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं ना, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो मात्रक भी 2 प्रकार के हुए। कौन कौन से, पहले मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हों तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है। और मूल राशियाँ कितनी थी, 7, तो मूल मात्रक भी होते हैं 7, है ना, आगे अपन देखेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। आइए जल्दी से इसमें अंतर भी जाने लेते हैं। तो मूल मात्रक में देखते हैं, पहला, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों की मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दूसरा अंतर, मूल मात्रक में ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। तीसरा अंतर, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक इनमें मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिक अंतर हुआ, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं कि मात्रकों की विभिन्न विभिन्न पद्धतियाँ कौन कौन सी है। तो मात्रकों की पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है CGS पद्धति, दूसरा FPS पद्धति, तीसरा MKS पद्धति, चौथा SI पद्धति। चलिए डिटेल में जानते हैं। पहला, CGS पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे संक्षेप में CGS लिखा जाता है। इस पद्धति को मैट्रिक या दाशमिक पद्धति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं FPS पद्धति। इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे शॉर्ट में FPS पद्धति कहते हैं। यह ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। अब तीसरा, MKS पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे संक्षेप में अपन MKS पद्धति के नाम से लिख सकते हैं।
और CGS पद्धति का यह बड़ा रूप है। इसमें विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर को भी शामिल किया गया है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी इसमें शामिल किया गया। फिर SI पद्धति, नंबर 4 SI पद्धति। यह मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI पद्धति फ्रांसीसी नाम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है ना। यह MKS पद्धति का ही परिवर्धित रूप है। SI पद्धति में विभिन्न जो 7 राशियां हैं और उनकी मात्रक और उनके संकेत की यह सारणी दी गई है। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें राशि, पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक हुआ मीटर, संकेत स्मॉल m, फिर द्रव्यमान किलोग्राम इसका मात्रक है, केजी से दर्शाते हैं इसका संकेत, समय का सेकंड s स्मॉल s से दर्शाते हैं, ताप का केल्विन कैपिटल K से दर्शाते हैं, फिर विद्युत धारा एम्पियर इसका मात्रक A से इसको दर्शाते हैं कैपिटल A से, ज्योति तीव्रता कैडला CD से दर्शाते हैं, फिर पदार्थ की मात्रा मोल MOL से इसका संकेत दिया जाता है, फिर पूरक मात्रक हैं समतल कोण इसको रेडियन है ना, और घन कोण रेडियन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपने जाना, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम आपको एक सारणी दे रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जब किसी भौतिक राशि को वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में लिखा जाता है परिमाण को। तो 10 की घात कितनी हो तो उसको क्या व्यक्त करते हैं, सारणी से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। जैसे 10 की घात 1 है तो उसको डेका बोलते हैं, 10 की घात 2 हो तो हेक्टो बोलते हैं, 10 की घात 3 हो तो किलो बोलते हैं, है ना, और 6 हो तो मेगा बोलते हैं 10 की घात। इसी प्रकार माइनस में हो 10 की घात ऋण 1 हो तो डेसी, ऋण 2 हो तो सेंटी, ऋण 3 हो तो मिली। इनके संकेत भी साइड में दिए गए हैं, इन्हें आप लोग समझ लीजिएगा, इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। तो पहला पॉइंट है कि नापतोल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय तो कहाँ है, तो ये है फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर नापतोल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है ना। जैसे यहाँ पर प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ है, उसमें 2 चिन्ह लगे हुए हैं, उन दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर माना गया। इसी प्रकार प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन है, उसका जो द्रव्यमान है उसे 1 किलोग्राम माना गया। इसी प्रकार सभी मात्रक वहाँ पर परिभाषित किए गए हैं। अब इसके बाद जानते हैं कि लंबाई के छोटे और बड़े मात्रक, ये जानना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों, आप लोग सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि तो जानते हैं, मिलीमीटर वगैरह। अब अपन और छोटे मात्रक जानते हैं। तो पहला है 1 माइक्रोन, ठीक है ना, 1 माइक्रोन। वह माइक्रोन काय के लिए होता है? माइक्रोन का उपयोग जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए होता है। 1 माइक्रोन 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है ना। यानी 1 माइक्रोन, माइक्रोन को म्यू से दर्शाते हैं, 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। अब जानते हैं एंगस्ट्रॉम, तो ये होता है 1 मीटर के 10 अरबवें भाग, बहुत छोटा होता है ना। इसका उपयोग प्रकाश या विकिरण की तरंगदैर्ध्य के मापन में किया जाता है। तो 1 आर्मस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, लेकिन आजकल इसका स्थान नैनोमीटर ने ले लिया है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर, यानी कि 10 आर्मस्ट्रॉम। ठीक है। अब जानते हैं फर्मी। फर्मी यह भी मात्रक है लंबाई के लिए। यह नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका 1 फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। अब आइए जानते हैं कुछ बड़े मात्रक, खासतौर पे खगोलीय दूरी के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो पहला आता है AU। इसका मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी, औसत दूरी है। इसे हम खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 AU बराबर होता है 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर। अब बात आती है प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है
प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में व्यक्त किया जाए तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। एक और मात्रक होता है दूरी का, बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष से भी पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक जाने लेते हैं। आप लोग जानते ही हैं वैसे किलोग्राम और ग्राम के बारे में। तो बड़े मात्रक देखते हैं। एक क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम और एक मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1000 किलोग्राम। ठीक है। छोटे मात्रक की चर्चा करें तो एक ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। फिर 1 मिलीग्राम यानी कि 10⁻³ ग्राम यानी कि किलोग्राम में 10⁻6 ग्राम। फिर है और छोटा मात्रक बात करें तो 1 माइक्रोग्राम यानी 10⁻6 ग्राम और इसमें किलोग्राम में आ जाएगा 10⁻9 ग्राम। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक है द्रव्यमान का, वो है चंद्रशेखर सीमा। तो एक चंद्रशेखर सीमा यानी CSL बराबर सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। चंद्रशेखर सीमा सबसे बड़ा मात्रक है द्रव्यमान का। ठीक है। वैसे बात बता दें कि अगर द्रव्यमान को परिभाषित करना हो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 4° ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। क्यों होता है? क्योंकि 4° पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। कुछ छोटे मात्रक तो आप जान ही गए हैं इसके। अब एक और मात्रक है, जाने लेते हैं। एक AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो एक AMU बराबर होता है 1/12 गुणित कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। इसको अगर संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाए तो एक AMU बराबर होगा 1.6604 गुणित 10⁻27 किलोग्राम। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों से आप जान लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला द्रव्यमान, तो वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जितना पदार्थ उसमें समाया है उसको अपन द्रव्यमान कहते हैं। जबकि भार में किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जितने आकर्षण बल से खींचती है, आकर्षित करती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान में इसका मान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है और भार में इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है क्योंकि यह गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है। फिर द्रव्यमान में बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो इसका मान जड़त्वीय तुला या भौतिक तुला दोनों से ज्ञात किया जा सकता है और भार में इसका मान स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। ठीक है। फिर आगे है चौथा नंबर का पॉइंट, तो इसका मान यानी द्रव्यमान के बारे में, इसका मात्रक किलोग्राम होता है और भार में इसका मात्रक न्यूटन होता है। फिर द्रव्यमान यह अदिश राशि है और भार यह सदिश राशि है। छठवां पॉइंट, द्रव्यमान में किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता और जबकि भार में किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर या कृत्रिम उपग्रह पर वस्तु का भार शून्य होता है। सातवां पॉइंट, यह किसी वस्तु का भौतिक गुण होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का मौलिक गुण होता है, किसी वस्तु का मौलिक गुण होता है, जबकि ये भार मौलिक गुण उसका नहीं है। यह किस पर निर्भर करता है? आकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे विमीय सूत्र, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र और मात्रक कैसे निकालते हैं। अगला वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको पूरे फिजिक्स में उपयोगी होगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कंटिन्यू आप पढ़ सकें। हमारा प्रयास है कि पूरी फिजिक्स को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का, जिससे आप घर बैठे और निःशुल्क पूर्णतः बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें।
तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे सभी का भला हो। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद।